0-0-0। सिविक सेंस की बात नहीं कर रहा, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, जो इस प्लेइंग 11 में मुझे नजर आई। जीरो सेंस है, जीरो। कुछ भी खिला दिया ना, कुछ भी खिला दिया। इस सीरीज में सबको चांस मिल रहा है, मीनवाइल श्रेयस अय्यर सबको नहीं मिलता लक्ष्मण। सबको नहीं मिलता, कुछ लोगों के साथ अलग ही भेदभाव करता है ये मैनेजमेंट। श्रेयस अय्यर पर मैनेजमेंट की इतनी कृपा है कि ईशान किशन एक बैटर के तौर पर इंजर्ड होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 में आते हैं। इनफैक्ट जीजी एरा में तो शायद सालों साल बाद मैंने देखा है कि 4 प्योर बॉलर आपकी टीम में खेल जाए। भाई T20 तो छोड़ो, ये तो हम ओडीआई में भी नहीं करते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिलता लाडले। हालांकि ये बात भी ठीक है कि हमारे कप्तान ने इसका एक्सप्लेनेशन मैच खत्म होते ही दिया। उन्होंने बोला कि जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के हमारे प्लेयर्स हैं, हम उन्हें मौका देना चाहते थे, और दूसरी बात, हम जानबूझकर 6 गेंदबाजों के साथ गए, 5 बैटर्स अपनी टीम में रखे, क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ हम मैदान में उतरते हैं, 180-200 का टारगेट हमारे सामने होता है, तो आखिर हमारे बल्लेबाज किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। कर दिया रिएक्ट, हार गए 50 रन से। भाई एक सेकंड के लिए अगर बल्लेबाजों को छोड़ो तो मेरे लिए सबसे फनी बात तो यह है कि हमारे लिए जब 1-2 प्योर बॉलर्स और भतेड़े से ऑलराउंडर्स खेलते हैं तो हमारी टीम 160-165 पे सामने वाली टीमों को समेट देती है। इस बार हमारे लिए 4 प्योर बॉलर्स खेल रहे थे। लास्ट टाइम मुझे याद भी नहीं है कि हमारे लिए 4 प्योर बॉलर किसी एक प्लेइंग 11 में कब खेले थे। 215 टांग दिए न्यूजीलैंड ने यार। तो आप कम बैटर्स खिला के बैटर्स को चैलेंज देने की बात कर रहे थे, पर ये बॉलर्स को किस तरीके का चैलेंज दिया था कि बॉलर्स ज्यादा खेल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी वाले खेल रहे हैं, फिर भी रन ज्यादा पड़ रहे हैं। ये तो कम होने चाहिए थे ना। ये सूर्या भाई एक्सप्लेन करो पहले, हमको नहीं पता। खैर ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो कॉम्बिनेशन था ये बस एक एक्सपेरिमेंट करने का नतीजा था, वरना इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आप वर्ल्ड कप में तो अपनी टीम को नहीं देखते, जहां पर आपके लिए सिर्फ 5 प्योर बैटर्स खेले, अभिषेक, सूर्या, रिंकू, हार्दिक, शिवम दुबे एंड संजू सैमसन। खैर इस एक्सपेरिमेंट का एक फायदा जरूर हुआ है कि टीम इंडिया को अपनी बैटिंग डेप्थ और शिवम दुबे की वैल्यू दोनों बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने यह प्रूव किया कि अगर शर्मा नहीं चलेगा तो दुबे चलेगा, सूर्या नहीं चलेगा तो रिंकू चलेगा। भले से इस मुकाबले को हम हार गए, पर हमारी बैटिंग डेप्थ ने एक बार फिर से अपनी क्वालिटी को सबके सामने रखा। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने यह बताया कि हम सिर्फ लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं, पर अगर हमें मिडिल ओवर्स में भी मौका मिलता है, टीम इंडिया के लिए क्रूशियल स्टेज पर भी खेलने को मिलता है, तो हम अंडर प्रेशर भी परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप। तो असल में क्या हुआ इस पूरे मुकाबले में और क्या लेसन्स मिले भारतीय टीम को इस एक्सपेरिमेंटल प्लेइंग 11 से, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। टीम इंडिया टॉस जीतती है और पहले चेस करने का हम फैसला करते हैं, और सच कहूं तो मेरे मन में तो यहीं से थोड़े से क्वेश्चन मार्क थे। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि जब आप 3-0 से सीरीज में आगे हो, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, आप प्लेइंग 11 इस तरीके की खिला रहे हो जो ओवर एक्सपेरिमेंट कर रही है, और इसके बावजूद भी आप अपने आप को चैलेंज करने के लिए टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं बल्कि चेस करने जा रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली में तो जब वेट कंडीशंस होंगी, थोड़ी सी शबनम होगी, तो वो आपकी टीम को फेवर ही करने वाला था। पर हमारे कैप्टन ने मैच खत्म होने के बाद अपने इस आइडिया को डिफेंड किया। उन्होंने बोला कि एक्चुअली में हम बैटिंग फर्स्ट करते हुए काफी अच्छा खेल रहे हैं और चेज हमारी टीम का अच्छा नहीं जा रहा था, इसलिए हम चेस करने गए थे, और इनफैक्ट अगर नेक्स्ट मैच में भी हमें टॉस जीतकर मौका मिला तो हम चेस करने ही जाएंगे। अब हमारे कप्ताना मेरी जाना ने हमारे जनरल परसेप्शन को थोड़ा सा ब्रेक किया था, तो मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका था आंकड़ों को देख लेना। लास्ट 10 T20 में जब इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट किया है तो हमने 5 मैचेस खेले, 3 जीते, 1 हारे और 1 नो रिजल्ट रहा। वहीं पर जब इंडिया ने बैटिंग सेकंड की है तो 5 मैच में हम 4 जीते हैं और 1 हारे हैं। तो एक्चुअली में तो लास्ट 10 मुकाबलों में आंकड़े एकदम इक्वल है। आप ये कैसे कह सकते हो कि भारतीय टीम बैटिंग सेकंड ज्यादा बुरा कर रहा है, बल्कि कंडीशन वाइज तो जैसे ही आप बैटिंग सेकंड इंडियन कंडीशंस में करोगे आपको एडवांटेज ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो 1 हार आप चेज में देख भी रहे हो, ये 1 हार हाई भी इसी 4th T20 मैच में है, जब आपने इस तरीके की प्लेइंग 11 मैदान में उतारी जिसमें बैटर्स के नाम पे बैटर्स थे कहां। और यही थी मेरी दूसरी प्रॉब्लम कि भाई ईशान किशन इंजर्ड होते हैं। मुझे समझ में आता है कि आप तिलक वर्मा को नंबर 3 पर T20 वर्ल्ड कप में लेकर आओगे, आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि श्रेयस अय्यर को हम वैसे भी वर्ल्ड कप में मौका नहीं देने वाले। इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल। कोई आपसे सवाल नहीं करेगा अगर श्रेयस अय्यर इस मैच में 50 भी बना देते हैं कि अब उन्हें अचानक से आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले आओ और प्लेइंग 11 में डाल दो। वी ऑल गेट दैट कि एक प्रोसेस होती है और आप उसी हिसाब से चलना चाहते हो। पर मेरे भाई, अगर श्रेयस अय्यर स्क्वाड में आए हैं और ईशान किशन इंजर्ड हो जाते हैं, तब तो यार डेफिनेटली श्रेयस अय्यर चांस डिजर्व करते थे, और इस चीज को मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि आप ये कह दो कि यार देखो, हम ना अपने वर्ल्ड कप वाले प्लेयर्स को मौका देना चाहते थे और हम श्रेयस अय्यर को मौका देकर चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस तरीके से चीजें वर्कआउट नहीं करती। श्रेयस अय्यर आज का आया हुआ कोई नया लड़का थोड़ी है कि आप उसे ड्रेसिंग रूम का इन्वायरमेंट समझा रहे हो। आपके ओडीआई टीम के वाइस कप्तान है, आपके फ्यूचर के कैप्टन हो सकते हैं, और इनफैक्ट पंजाब किंग्स टीम के आईपीएल कैप्टन है। उनको ड्रेसिंग रूम एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना है। उनको अगर आपने टीम में रखा था तो एटलीस्ट मौका दे देते, और शायद ये एक ऐसा T20 मैच था जिसमें उनका वो मौका मतलब खुद चल के सामने से आ रहा था, और आपने जबरदस्ती मुंह मोड़ लिया कि नहीं भाई, हम बॉलर एक्स्ट्रा खिला देंगे, जो कि आज तक इतिहास में हमने कभी नहीं किया, पर हम श्रेयस अय्यर नहीं खिलाएंगे। खैर, भारतीय टीम के इस कॉम्बिनेशन वाले भसड़ के बीच न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत होती है, और क्या शुरुआत होती है।
भाई क्या पहला है न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने हमारे सारे गेंदबाजों को, स्पेशली हमारे स्पिनर्स को। टिम साइफर्ट ने तो आते संग ही अपना तूफानी साइफर्ट निकाल लिया और किसी भी गेंदबाज के साथ कोई खास भेदभाव नहीं किया। हर्षित राणा को तो बेल्टे बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है। और यार साइफर्ट तो ऐसा खिलाड़ी है कि मैंने ऑब्जर्व किया कि जब आप इनकी बल्लेबाजी देखोगे, इनका स्टांस देखकर आपको लगेगा कि ये थोड़े से फाफ डू प्लेसेस से इंस्पायर्ड है, और जब मारेंगे तो लगेगा कि नहीं भाई ये तो ब्रेंडन मैकुलम के फैन है। तो दोनों का कुछ अजीब सा कॉम्बिनेशन है टिम साइफर्ट। बट भाई हाल फिलहाल में ना टिम साइफर्ट और फिन एलन ये एक्चुअली में न्यूजीलैंड के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट इंप्रोवाइज्ड T20 बैटर्स बनकर निकल कर आए हैं। अभी तो हमने टिम साइफर्ट को देखा है, अभी फिन एलन का आना बाकी है। इनफैक्ट डेवॉन कॉनवे जो कि पावर प्ले के अंदर तो काफी स्लो नजर आ रहे थे, उन्होंने भी आफ्टर पावर प्ले बहुत बेहतर तरीके से खुद को कैपिटलाइज किया और अगेंस्ट स्पिनर्स तो भाई क्या कमाल की हिटिंग एबिलिटीज दिखाई। फिर चाहे कुलदीप रहे हो या फिर बिश्नोई रहे हो, दोनों के अगेंस्ट बड़े बड़े छक्के लगाए और दोनों ने ही 100 रन की पार्टनरशिप कर दी विदाउट अ विकेट लॉस। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि 8 ओवर में 100 न्यूजीलैंड ने बना दिए हैं, आज तो ये चीड़-फाड़ कर देंगे, ये इंडियन टीम से इंस्पायर्ड होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पर उसके बाद आती है विकेट। कुलदीप ने डेवॉन कॉनवे को आउट करके टीम इंडिया को पहला ब्रेक थ्रू दिलाया और उसके बाद रचिन रविंद्र तो बस हो गए आउट। भाई इट्स हाई 2026 और आज भी न्यूजीलैंड टीम रचिन रविंद्र को नंबर 3 पर खिलाती है और डैरल मिशेल को इतना नीचे। सही कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, इंसान अपने कर्मों से ही हारा था। इसी वजह से न्यूजीलैंड ये सीरीज हारी है, क्योंकि इस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ तो आप मैदान में उतरते हो। और असल में इसके बाद हमें न्यूजीलैंड टीम का बैटिंग कोलैप्स भी देखने को मिला और इंडियन गेंदबाजों ने थोड़ी सी वापसी की। वो टीम जो 8 ओवर में ही 100 रन पर पहुंच चुकी थी, वो एक्चुअली में 16 ओवर तक सिर्फ 163 पर ही पहुंच पाई और इस टीम के 6 विकेट गिर गए थे। उस टाइम तो शायद हमें ये भी डाउट था कि क्या ये टीम 200 तक पहुंच पाएगी भी या फिर नहीं, और हमें लगा कि फिर से एक तरफा हमारे इंडियन बल्लेबाज तो 12-14 ओवर में ये मैच खत्म ही कर देंगे। लेकिन इसके बाद आता है डैरल मिशेल का तूफान। हाँ वही अपना सस्ता जॉनी सिंस। इसको कितना समझाया मैंने, कितनी बार बोला कि भाई साहब आपकी खूबसूरत बीबी न्यूजीलैंड में आपका इंतजार कर रही है, पर भाई को आगे से कि पीछे से पता नहीं क्या इंडियन गेंदबाजों में दिखता है कि उसको देखते ही इनका खड़ा हो जाता है बैट। और उसके बाद इस बंदे ने हमारे गेंदबाजों को खड़ा करके जो मारा है ना, मतलब जसप्रीत बुमराह को भी छक्का जड़ दिया भाई। डॉक्यूमेंट्री इस बंदे की तो बनती है भाई। 18 बॉलों पे 39 की क्विक पारी खेली विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 216 और एक मच नीडेड फिनिश दिया न्यूजीलैंड टीम को और मेक श्योर किया कि न्यूजीलैंड न सिर्फ केवल 200 प्लस बनाए बल्कि 215 का स्कोर बनाए, जो कि डेफिनेटली एक कॉम्पिटिटिव टोटल होने ही वाला था कंसीडरिंग हमारा बैटिंग लाइनअप। वैसे अगर हमारे बॉलर्स को उठाकर देखें तो एक्चुअली में बॉलिंग में कोई खास बड़े सारे पॉजिटिव्स नहीं थे। अर्शदीप ने काफी अच्छी इकॉनमी से डाला, बाकी सारे गेंदबाज थोड़े से महंगे ही रहे। इनफैक्ट जसप्रीत बुमराह को भी 9.5 की इकॉनमी से 4 ओवर में 38 रन जरूर पड़े हैं। कुलदीप ने 2 विकेटें जरूर चटकाई बट उनकी इकॉनमी भी 9.8 की ही रही। और रवि बिश्नोई और हर्षित राणा तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थे। हर्षित राणा वेयरिंग अ हेडबैंड इन टुडेज गेम, रिजल्ट 3 ओवर 40 रन। एवरीथिंग इन क्रिकेट इज टेम्परेरी, पर हेडबैंड पहने गेंदबाज की कुटाई होना इज परमानेंट। एक्चुअली में इंडिया ने ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस अपने टीम में खिलाए थे, पर यूज सिर्फ 5 ही किए। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने एक भी ओवर नहीं डाला, तो ये बताता है कि कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट टीम कर रही थी और शायद वही सोचती कि भाई साहब जब आप बॉलर्स एक्स्ट्रा खिला रहे हो प्लेइंग 11 में, उसकी वजह से बैटिंग को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो जो बॉलर्स खेल रहे हैं उन्हें तो ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम मिलना चाहिए। और इसीलिए जो हमारे 5 टॉप के गेंदबाज थे उनको गेम टाइम मिला और स्कोर पहुंच गया 215। हालांकि पिच सपाट होने की वजह से बॉलिंग में भले पॉजिटिव ना रहो, पर फील्डिंग में बड़े पॉजिटिव थे। रिंकू सिंह फील्डिंग टुडे, कॉनवे 13 कैच पकड़ूंगा, साइफर्ट 13 कैच पकड़ूंगा, फिलिप्स 13 कैच पकड़ूंगा, इसका भी पकड़ूंगा, उसका भी पकड़ूंगा, जो दिख जाए सबका पकड़ूंगा। भाई लिटरली पहली पारी में रिंकू सिंह वॉज एवरीवेयर, मतलब ये बंदा अनस्टॉपेबल था फील्ड पे। मैं तो कहता हूं रिंकू सिंह अगर आपके लिए खेल रहे हैं ना, तो 10 से 15 रन तो वो फील्ड पे ऐसे ही आपके लिए बचा लेते हैं अपने सिर्फ सिंपली फील्डिंग एफर्ट से। और इस मैच में भी रिंकू सिंह ने 4 कैचेस पकड़ के अजिंक्य रहाणे के रिकॉर्ड को इक्वल कर लिया। एक T20I मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर 4 कैचेस एक ही मैच में पकड़ने का। भले से न्यूजीलैंड ने 215 बना दिए थे, पर हम आप तो यही सोच रहे थे कि एक बल्लेबाज कम भी है तो क्या हुआ, 11 ओवर का मैच 13 ओवर में खत्म होगा। पर चेस की शुरुआत होती है और सरप्राइजिंगली संजू सैमसन स्ट्राइक नहीं लेते हैं, अभिषेक शर्मा स्ट्राइक लेते हैं और हमें लगता है कि पहली गेंद इस लोडिंग 100% 6 जाकर ही गिरेगी। हवा में तो गेंद जाती है पर गिरती है डेवॉन कॉनवे के हाथ में। अभिषेक भाई पहली गेंद पर आउट। माना कि सूर्या भाई ने बोला था कि टीम इंडिया को कठिन से कठिन पोजीशन पर चैलेंज करना है, पर इतना भी चैलेंज नहीं करना था अभिषेक भाई। आप आउट हो गए तो फिर इस टीम की नैया कौन संभालेगा। पहला मैच 84 रन 35 गेंदों पे, दूसरे मैच में पहली गेंद पर आउट, तीसरे मैच में 68 नाबाद 20 गेंदों में और चौथे मैच में पहली गेंद पर आउट। व्हाट इज माई ब्लड अभिषेक शर्मा इवन ट्राइंग टू डू। हम भी नहीं समझ पा रहे भाई ये अभिषेक भाई करना क्या चाह रहे हैं। एक मैच में पेलते हैं और जब लगता है कि अगले मैच में भी हमारा पेलू पेलेगा तो वो पहली गेंद पर आउट होते हैं। फिर अगले मैच में लगता है कि अच्छा पिछले मैच में तो फ्लॉप हुए थे तो इस मैच में भी फ्लॉप हो सकते हैं, तो फिर पेलते हैं। और फिर जब लगता है कि पिछले मैच में तो पेला था, इस मैच में पेलेंगे, तो फिर हमारा पेलू फिर से आउट हो जाता है। कर क्या रहे हो अभिषेक भाई ये। कंट्रोल
मुझे लगता है अभिषेक भाई ने वो मंत्र बहुत सीरियस ले लिया है, नेवर लेट देम नो योर नेक्स्ट मूव। पता ही नहीं चल रहा है कि अभिषेक भाई अगली पारी में टुक टुक अकेडमी में जाएंगे या फिर तबाही अकेडमी में। दोनों के बीच कहीं मोमेंटम बना के चल रहे हैं अभिषेक भाई। इंडियन बैटर्स डिसमिस्ड फर्स्ट बॉल ऑफ ए T20I इनिंग। केएल राहुल वर्सेस जिम्बाब्वे 2016, पृथ्वी शॉ वर्सेस श्रीलंका 2021, रोहित शर्मा वर्सेस वेस्ट इंडीज 2022, संजू सैमसन वर्सेस न्यूजीलैंड 2026 एंड नाउ अभिषेक शर्मा वर्सेस न्यूजीलैंड 2026। इनफैक्ट हमारे पेलू का ये बड़ा विकेट किसी और ने नहीं बल्कि सीएसके ब्लड मैट हेनरी ने लिया था। इनफैक्ट अगर आप मैट हेनरी के आंकड़े देखोगे तो ही गॉट अ विकेट इन द वेरी फर्स्ट ओवर 3 मैचेस इन अ रो एंड इन द वेरी फर्स्ट बॉल 2 मैचेस इन अ रो। ऐसे ही नहीं, मैट हेनरी 2025 में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में और भाई उस बंदे ने इस चीज को इस सीरीज में भी प्रूव किया है। जेन्युइन फर्स्ट ओवर विकेट टेकर हैं, समवन लाइक अर्शदीप सिंह जो हमारी टीम के लिए पहले ओवर में करते हैं, ऑलमोस्ट वही काम मैट हेनरी न्यूजीलैंड के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो पहली गेंद पर ही कर देते हैं। खैर देखो, मैं हूं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी, तो इसके बाद में मेरा ऑप्टिमिज्म मुझसे ये चीख चीख के कह रहा था कि ये तो भारत के लिए और बढ़िया चैलेंज है। अगर अभिषेक भी आउट हो चुका है और उसके बाद हमें 215 का टारगेट चेस करना है, एक बैटर हमारे लिए कम है, इससे बेहतर तो कठिन सिचुएशन हो ही नहीं सकती भारत के लिए खुद को प्रूव करने की कि हम ना अभिषेक के ऊपर या फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक पारी में अभिषेक जब अभी जल्दी में आउट हुए थे तो सूर्य कुमार यादव ने यही स्टेटमेंट दिया था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि हम किसी एक खिलाड़ी पर डिपेंडेंट नहीं है और इस बार मौका था उस चीज को रिपीट भी करने का। टुक टुक अकेडमी ने सूर्या भाई के लिए डाला है, जस्ट 2 रेयर फेलियर्स एंड दे फॉरगॉट हु स्काई इज, ह्यूज कमबैक फ्रॉम स्काई विद अ माउथ वाटरिंग 8 रन्स ऑफ जस्ट 8 बॉल्स। 2-3 पारियां सूर्या भाई की अच्छी क्या चली गई। तुम्हें क्या लगा कि सूर्या भाई ने टुक टुक अकेडमी से अपना नाम वापस कटवा लिया है? ना लाडले, वो तबाही अकेडमी तो टाइम पास है, परमानेंट अकेडमी तो सूर्या भाई की टुक टुक वाली ही है। पर बीइंग टीम इंडिया फैन मेरे अंदर क्या है? ऑप्टिमिज्म। तो मैंने क्या माना, ये टीम इंडिया की चाल है। वो देखना चाहते हैं कि अगर हमारे 2 विकेट ऊपर से गिर गए तो आखिर संजू सैमसन और दूसरे खिलाड़ी मिलकर क्या हमारी टीम को मुकाबला जिता सकते हैं। संजू सैमसन के लिए शायद इससे बेहतर तो कोई टेस्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए ये विकेट जानबूझकर अभिषेक और सूर्या ने दी है, वरना हमारे खिलाड़ी नहीं आउट होते। ये ऑप्टिमिज्म के साथ मैं आगे बढ़ा कि अभी भी ये चीज होने वाला है। और एक्चुअली में संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने इसके बाद पारी को संभाला। हमारे 2 क्विक विकेट गिरने के बाद 46 रन की पार्टनरशिप की ऑफ जस्ट 28 डिलीवरीज, जिसमें रिंकू और सैमसन दोनों ने बराबर 23 रन की पार्टनरशिप की थी, जिसमें रिंकू ने एक्चुअली 16 गेंदें ली थी और सैमसन ने तो सिर्फ 12 गेंदें ही ली थी। तो ऐसा लग रहा था कि सैमसन की वो बिग नॉक जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बिफोर गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप, शायद एक आखिरी मौका मिला था संजू सैमसन को खुद को प्रूव करने के लिए। और वो मौका भी इसीलिए था क्योंकि ईशान किशन इंजर्ड हो गए थे। इट वॉज ऑल फीलिंग लाइक अ सेकंड चांस जो संजू सैमसन को मिल रहा था अपने आप को प्रूव करने के लिए। और ऐसा लग भी रहा था कि संजू की बड़ी पारी आ ही रही है, पर ऐसा सिर्फ लगा। सैमसन वर्सेस सैंडनर इन T20s, 3 इनिंग्स 10 बॉल्स 2 रन्स 3 डिसमिसल्स। भाई सही कह रहा हूं, अब जस्टिस गैंग भी क्या कहकर संजू सैमसन को डिफेंड करेगी। जस्टिस गैंग टू संजू सैमसन, तुम एक काम करो, क्रिकेट खेलना छोड़ दो। और बात सिर्फ इस सीरीज की भी नहीं है, मैंने पिछले रिव्यू वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था कि 2025 से ही अगर आप इनके आंकड़े उठाकर देखेंगे तो एज एन ओपनर आंकड़े काफी ज्यादा खराब ही निकल कर आए हैं। वो 3 शतक हम सबको याद है, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत बड़े टाइम में लैग की है संजू सैमसन की। और गोइंग इनटू द T20 वर्ल्ड कप आप शायद ऐसे खिलाड़ियों के साथ डेफिनेटली नहीं एंटर करना चाहते। तो अगर मैनेजमेंट ये समझ चुका है कि हमें जितना इनफ चांस आपको देना था हमने दे दिया, अब इसके बाद हम ईशान किशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि 5th T20 मैच में ईशान किशन आपको ओपन करते नजर आए और शायद संजू सैमसन प्लेइंग 11 से बाहर भी चले जाएं। एटलीस्ट एक मैच तो उन्हें उस पोजीशन पर दो जो उन्हें आप T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हो। ये कुछ वही बात है ना कि जीजी साहब ने कह दिया था कि भाई तू 21 डक बनाएगा तो भी हम तुझे अपनी टीम में रखेंगे। संजू बाबा तो सीरियस ही हो गए। गिल में लाख बुराइयां थी मगर T20 में ODI की स्पीड से तो रन बना ही लेता था। भाई ये हमारी T20 की ओपनिंग पोजीशन कुछ ऐसी बन पड़ी है कि जब गिल भाई खेलते हैं तो लगता है कि सैमसन को मिस करते हैं, जब सैमसन भाई खेलते हैं तो लगता है कि हम गिल को मिस कर रहे हैं। पर इसीलिए मुझे ये लगता है कि शायद अब समय आ चुका है कि इन दोनों से आप थोड़ा सा परे हो जाएं और ईशान किशन या फिर यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को मौका मिले। और हाल फिलहाल में जिस तरीके का काम ईशान किशन ने किया है, मुझे तो लगता है कि मौका उन्हीं को मिलना चाहिए और शायद उसकी शुरुआत 5th T20 से ही हो जानी चाहिए, भले से फिर वो मुकाबला केरल में है। लास्ट 15 इनिंग्स इन T20I फॉर्मेट, संजू सैमसन 262 रन 17 की एवरेज 129 का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल 291 रन 24 की एवरेज 137 का स्ट्राइक रेट, यशस्वी जायसवाल 491 रन 35 की एवरेज 165 का स्ट्राइक रेट। इन सर्च ऑफ ब्रॉन्ज कॉपर वी लॉस्ट आवर डायमंड। हीरा बेटे। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई डोंट थिंक सो कि संजू सैमसन अब कंप्लेन कर सकते हैं। और शायद जब कल वो आउट होकर जा रहे थे, जिस तरीके से आउट हुए वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आप स्पिनर को इतना भी पढ़ नहीं पा रहे हो, आपके बैट पैड के बीच इतना गैप है, आप बार बार अपना ट्रिगर मोमेंट बैकफुट पर लेकर आते हो और बहुत ज्यादा स्टंप को वाइड ओपन कर देते हो, एक्सपोज कर देते हो कि कोई भी अच्छा स्पिनर आपको बोल्ड कर दे। इस तरीके के टैक्टिकल फेलियर्स के साथ फिर चीजें आपके लिए मुश्किल ही होने वाली थी और संजू सैमसन की यही कहानी रही है। कंसिस्टेंसी ही आपके लिए हमेशा से बड़ा इशू था और वो इशू अब इतना ज्यादा एक्सपोज हो गया है कि शायद अब डिफेंड करने को कुछ खास बचा नहीं है। और इसीलिए जब संजू सैमसन कल आउट होकर जा रहे थे तो उनके एक्सप्रेशंस कहानी बयां कर रहे थे कि शायद
ही न्यू डीप डाउन कि इट इज डन, अब नहीं है मौका। खैर मौका मिला था नंबर 4 पर रिंकू सिंह को और मौके को खूब कैपिटलाइज किया। 39 की पारी खेली, हालांकि 30 गेंदें जरूर ली। शुरू में काफी अच्छे एक्सेलरेशन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब विकेट गिरने लगी तो रिंकू की ही पारी थोड़ी सी स्लो हुई। और इनफैक्ट रिंकू के बारे में मैं बस इतना कहूंगा, रिंकू आपके लिए एज अ फिनिशर खेलते हैं, पर वो ना उससे कहीं ज्यादा एबिलिटी वाले खिलाड़ी हैं। वो बात अलग है कि हमारी T20 साइड इतनी मजबूत है कि फिनिशर के तौर पर तो उन्हें मौका मिल ही नहीं पाता है, तो फिर नंबर 4 पर तो आपको क्या ही उन्हें मौका मिलेगा। बट रियलिटी ये है कि रिंकू सिंह को जब जब भी मौका मिलेगा ही इज गोइंग टू परफॉर्म एंड ही प्रूव्ड इट वंस अगेन। हार्दिक पांड्या से काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा मतलब अजीबोगरीब ही शॉट खेला। वो थोड़ा सा शुरू में आके वो जो अटैक करना चाहते हैं उसी तरीके से अपनी विकेट गंवा ली। और उसके बाद जब एक स्टेज पर टीम इंडिया 82 for 5 हो चुकी थी 10 ओवर में, तो लग रहा था कि बहुत ही बड़ी हार हमारे पल्ले पड़ने वाली है, क्योंकि अब बैटर्स बचे कहां हैं। शिवम दुबे एक आखिरी डेजिग्नेटेड बैटर हमारे पास थे, लेकिन शिवम दुबे थे तो शिवम अंडररेटेड दुबे स्कोर्ड क्रूशियल रन्स इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल, टुक विकेट्स विद न्यू बॉल इन एशिया कप, ऑलवेज स्कोर्स व्हेन टीम नीड्स हिम, ऑलवेज प्रोवाइड क्रूशियल विकेट्स, स्टिल नेवर गेट्स द प्रेज एंड द हाइप ही डिजर्व, ही इज द साइलेंट हीरो ऑफ द इंडियन टीम। दिस इज रियली सो ट्रू। शिवम दुबे वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा क्रूशियल मोमेंट्स में हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, बट समहाउ शायद हमें उन पर कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। यही लगता है कि यार स्पिन बैशर है, सिर्फ स्पिनर्स को मारता है। कभी कभी लगे कि अच्छा लोअर डाउन दी ऑर्डर आते हैं तो अब थोड़ा सा पेसर्स को भी हिट करने लगे हैं, पर क्या वो कंसिस्टेंसी है, क्या वो भरोसा आप इस खिलाड़ी पर दिखा सकते हो? कभी नहीं दिखाया हमने। बट इस बंदे ने टाइम एंड टाइम अगेन इस बात को प्रूव किया है कि ये हमारी टीम का साइलेंट हीरो है। ये सिर्फ एक 6 हिटर नहीं है, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर आप भरोसा भी कर सकते हो आपकी टीम को मैच जिताने के लिए। और इस मैच में बंदे ने एग्जैक्टली यही किया। मौका मिला इन्हें ठीक ठाक ओवर्स खेलने का और खुद को एक्सप्रेस करने का, और शिवम दुबे हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ लाइक अ मॉन्स्टर। भाई 15 गेंदों पे अर्धशतक लगा दिया, थर्ड फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगा दी बीइंग एन इंडियन। और अभी पिछले मैच में ही अभिषेक ने 14 बॉल पे लगाया था, उसको फॉलो अप किया है इस मैच में हमारे शुभमन ने विद 15 बॉल हाफ सेंचुरी। और ये दिखाता है कि भाई ये कितना डिस्ट्रक्टिव खिलाड़ी है, जो लंबे लंबे छक्के लगाए इन्होंने, फिर चाहे वो स्पिनर्स रहे हो चाहे पेसर्स रहे हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मेरे लिए शिवम दुबे का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि शिवम दुबे जो एक स्पिन हिटर हुआ करते थे ना, अब वो पेस हिटर भी बन चुके हैं। और इसीलिए ये खिलाड़ी और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने गेम को, अपने 6 हिटिंग एबिलिटीज को बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज ओवर द ईयर्स कर लिया है। और 23 गेंदों में 65 रन की इस पारी में वो छवि साफ तौर पर नजर आई। विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 282 ये बंदा खेल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आज तो ये एक तरफा भारत को मुकाबला जिताएंगे। Until हर्षित राणा arrived. हर्षित राणा विद बॉल 0 विकेट, हर्षित राणा विद बैट 1 विकेट। हर्षित बाजी ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा ना तो मेरा बड़ा क्रिटिसिज्म होगा, तो उन्हें समझ में आ गया था कि भाई विकेट तो लेनी है। अब बॉलिंग से विकेट नहीं ली तो कोई बात नहीं है, बैटिंग से ले लेता हूं। यार सच कह रहा हूं, जिस तरीके से शिवम दुबे खेल रहे थे, वो मैच जिता पाते या ना जिता पाते दैट आई डोंट नो, पर उनको आउट करने के लिए न्यूजीलैंड के पास तो शायद कोई उपाय नहीं था। कुछ मेरिकल ही उन्हें चाहिए था, और वो मेरिकल हमारे हर्षित राणा ने करके दिखाया। मोस्ट अनफॉर्चुनेट तरीके से कोई खिलाड़ी अगर आउट हो सकता है, उस तरीके से शिवम दुबे आउट हुए और उनकी पारी यहां पर खत्म हुई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 5वीं बार भारत के खिलाफ एक टारगेट डिफेंड किया T20 आईज में। और इनफैक्ट अगर आप न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड्स उठाकर देखेंगे, सक्सेसफुली डिफेंडिंग अ टारगेट वर्सेस इंडिया इन T20 आईज, न्यूजीलैंड ने यह करिश्मा 5 बार किया है। ऑल अदर साइड कंबाइंड 5 बार कर पाएंगे, जिसमें 2 बार साउथ अफ्रीका, 2 बार श्रीलंका और 1 बार इंग्लैंड रही है। दैट जस्ट टेल्स यू द क्वालिटी ऑफ न्यूजीलैंड बॉलिंग एंड द प्रोसेस दैट दे बिलीव ऑन। खैर अगर हम उस सवाल पर फिर से वापस आए जिसके साथ हमने इस वीडियो को शुरू किया था कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट करने की वजह से भारतीय टीम को मिला क्या। एक तो सेकंड बिगेस्ट डिफीट मिल गई अपने ही घर पर इन टर्म्स ऑफ रन्स, दूसरा हमारे मेन गेंदबाजों को रन्स पड़े और 215 हम खा गए विद आवर मेन एंड एक्स्ट्रा बॉलर। तीसरा शायद हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि टीम इंडिया की बैटिंग डेप्थ उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और बिना बैटिंग डेप्थ के ऐसे चेज के ट्रिकी सिचुएशंस में, स्पेशली जिसमें अभिषेक पहली गेंद पर आउट हो जाएंगे, आप फंस जाओगे। चौथा और शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव शिवम दुबे की ही पारी थी, जिसने एक्चुअली में टीम इंडिया के अंदर एक नया जोश जरूर भरा होगा कि शिवम दुबे जैसे प्लेयर्स भी हैं जो आपकी टीम को अपने दिन पर सिंगल हैंडली मैच जिताएंगे। ये भी मैच विनर्स ही हैं, बस इनको मौका शायद उतना नहीं मिलता। अब अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं इस वीडियो से नए 1000 सब्सक्राइबर्स का, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरा करा दोगे और हमारी फैमिली 463K की बना दोगे। बाकी आप कमेंट्स में बताओ कि क्या श्रेयस अय्यर को इस मैच में खिलाना बनता था या फिर नहीं, और क्या संजू सैमसन को इसके आगे भी मौका मिलना चाहिए, या फिर समय आ चुका है ईशान को एज एन ओपनर स्लॉट इन करने का, और तिलक वर्मा व्हेन ही इज गोइंग टू मेक हिज रिटर्न ही विल प्ले एट नंबर 3। कमेंट्स में बताओ। बाकी जिंदगी के मजे लेते रहो, वरना जिंदगी आपके मजे लेगी तो आप झेल नहीं पाओगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।